नमस्कार, मैं महेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन अध्ययन कर रहे थे संविधान के सबसे बड़े भाग का, और वो कौन सा भाग है? भाग नंबर 5, जिसमें अपन को क्या पढ़ना है? संघ सरकार। भाग नंबर 5 जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है, उसमें कौन सी सरकार है? संघ सरकार। संघ सरकार में अपन किसको पढ़ रहे हैं? मैंने उसको डिवाइड करके आपको बताया था कि एक एक पॉइंट को अपन क्लियर करेंगे। संघ सरकार में अपन पढ़ रहे हैं किसको? राष्ट्रपति को। किसको पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 52 से लेके और 62 तक अपन को अध्ययन करना है। 52 से लेके 62 तक। संघ सरकार जो भाग नंबर 5 में है वो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक संघ सरकार के बारे में बोला गया है। संविधान का भाग नंबर 5। इतनी चीज़ समझ में आई थी। पिछली क्लास में अपन ने राष्ट्रपति के अनुच्छेद देखे थे। मैंने राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करवाए थे आपको, तो एक बार उस चीज़ को थोड़ा सा वापस कवर करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में ध्यान देना, आप हो सकता है आपने याद कर लिए हैं अनुच्छेद 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। यही तो अनुच्छेद हैं 52 से लेके 62 तक, और मैंने कंटिन्यू आपको याद करवाए थे। दोबारा देख लेना एक बार, अगर आपने वो क्लास मिस किया तो उसको जरूर देखना। इसका तरीका क्या था? राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। तो अपन ने याद क्या किया था? PP, 2 P लिखी है, PPE, PP, और एक नाम लिखा था क्या? दुर्योधनमय, और इसको खाली छोड़ दो, 62 को खाली छोड़ दो। दोबारा देख लेना क्या लिखा है मैंने? PPE, PP, दुर्योधनमय। दुर्योधन नाम होता है क्या? दुर्योधन, ये नाम देखा आपने, दुर्योधन। तो इसके आगे मैंने मैं लगा दिया, दुर्योधनम। दुर्योधनम यही तो लिखा है। PPE, PP, 2 P ऊपर, 2 P नीचे, बीच में E, और दुर्योधनम, दुर्योधनमय, दुर्योधनम, दुर्योधनम। अब इसका भी कैसे याद किया था अपने? कैसे याद किया था वो चीज़ मैं कवर करता हूँ। P, पहले P का मतलब पोस्ट। क्या? पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पद। क्या होता है? पद। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद नंबर 52। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 बोलता है। अब पद होगा, राष्ट्रपति की जगह होगी, पोस्ट होगी, तभी तो राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब पहला P पोस्ट बोलता है। पोस्ट का अर्थात मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पद। और दूसरा P, इस P का मतलब है पावर। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? पावर, शक्ति। शक्ति, संघ की जो शक्ति होती है, केंद्र की जो शक्ति होती है, वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। किस में? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54, इससे आप 54 से चुनाव याद रख सकते हो। 54 से चुनाव, 54 से चुनाव, या ई का मतलब इलेक्शन होता है, और इलेक्शन का अर्थ भी क्या है? चुनाव है। इलेक्शन का अर्थ भी क्या है? चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा कौन? और राष्ट्रपति का चुनाव में भाग कौन लेंगे? ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 54 में है। ये 55 में जो P है, इसका मतलब प्रोसेस। प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, मतलब चुनाव की प्रक्रिया। यहाँ पे क्या बोलता है? चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव कैसे होगा? ध्यान देना, 54 में जो चुनाव है वो तो चुनाव करवाएगा कौन? चुनाव करवाएगा कौन और चुनाव में भाग कौन लेंगे? ध्यान देना, 54 में चुनाव बोलता है चुनाव करवाएगा कौन और चुनाव में भाग कौन लेंगे। लेकिन 55 का जो P है, इसका मतलब प्रोसेस। चुनाव होगा कैसे? चुनाव होगा कैसे? इस 56 में P का मतलब पीरियड। पीरियड, पीरियड का मतलब कार्यकाल, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये कौन सा अनुच्छेद बोलेगा? अनुच्छेद 56। और वैसे भी आपको पता है सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये मैंने बताया था कि 5 वर्ष होता है। और ऊपर से आप जब अनुच्छेद गिनोगे राष्ट्रपति के, तो 1, 2,
3, 4 और 5, 5 नंबर पे 56 आता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो कितने नंबर का अनुच्छेद है? 56 नंबर का, 56 नंबर का, याद हो सकता है आराम से। इस दो का मतलब दोबारा, क्या है? दोबारा, अर्थात भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा ये संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जैसे अमेरिका में 2 बार बनता है, अधिकतम 2 बार बन सकता है, तो भारत में कितनी भी बार, मतलब दोबारा भी बन सकता है, दोबारा भी, मतलब कितनी भी बार राष्ट्रपति एक व्यक्ति बन सकता है। इस 58 में जो यो है, यो का मतलब होता है योग्यता, योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होगी उसकी, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है या राष्ट्रपति बनने जा रहा है उसकी योग्यता उसमें क्या होनी चाहिए। दह का मतलब होता है दशा, दशा, कंडीशन या शर्त, किस शर्त में या किस कंडीशन की बात करेगा। इस नय का मतलब 60 में मैंने क्या बताया था, न्यायालय, और न्यायालय राष्ट्रपति को क्या कराता है, न्यायालय क्या करवाता है? शपथ दिलवाता है। क्या करवाता है? शपथ दिलवाता है। 61 मय का मतलब महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की एकमात्र विधि महाभियोग, महाभियोग कहाँ से लिया है? अमेरिका से। इस 62 का मतलब क्या है? 62 अनुच्छेद मतलब राष्ट्रपति की पोस्ट अगर अचानक रिक्त हुई है, आकस्मिक रिक्ति, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या महाभियोग लग जाए, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो वो बात बोलता है अनुच्छेद नंबर 62। मतलब ये रिक्त है, खाली है, तो पद खाली की बात करता है, पोस्ट खाली होगी तब बात करेगा अनुच्छेद 62। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अपने पीछे क्लास में पढ़ी थी, तो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पीछे क्लास आप जरूर देखना, उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ से तो अपने अनुच्छेदों को याद किया था कि उन अनुच्छेदों में है क्या, लेकिन अब एक एक अनुच्छेद के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ पे इस क्लास में, एक एक अनुच्छेद की विस्तार से चर्चा करेंगे अब। तो ध्यान देना, आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहना और एक एक अनुच्छेद को बिल्कुल बारीकी से अपन पढ़ेंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52, 52 नंबर का अनुच्छेद क्या बोलता है? 52 नंबर का अनुच्छेद बिल्कुल इजी ज़रूर है। मैं एक बात आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सवाल वही आते हैं जो पहले आते थे, 5 साल पहले सवाल पूछे जाते थे एग्जाम में, वही सवाल पूछते हैं। आप एक बात पे ध्यान देना, अनुच्छेद 52 में आज जो बात लिखी हुई है संविधान के अनुच्छेद 52 में, वही बात आज से 20 साल पहले लिखी हुई थी। वही बात जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था उस समय लिखी हुई थी। मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसी दिन वही बात लिखी हुई थी, आज भी वही है, 10 साल पहले भी वही थी, और हो सकता है कुछ संशोधन ना हो तो भी आगे भी वही रहेगी। लेकिन फिर पेपर डिफिकल्ट कैसे बनते हैं? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वो चेंज होके आती है। पहले सवाल आता था योग्यता में, जैसे सवाल पूछता है, एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पहले सवाल आता था कि जैसे एक व्यक्ति है भारत का राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए या नहीं, सवाल ये आता था भारत का नागरिक होना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल ईजी है, आप आराम से जवाब दे सकते हो, बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन आज इसी सवाल की लैंग्वेज जो चेंज होके आती है वो कैसे आती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, समझना मेरी बात को, एक व्यक्ति है ए, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, तो क्या वो जन्म से भारतीय होना चाहिए? ध्यान देना इस बात पे, क्या वो जन्म से भारतीय होना चाहिए? ये सवाल बन के आता है। मतलब बात तो वही पूछ रहा है कि भारत का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके कैसे कि जन्म से होना चाहिए या जब चुनाव लड़ रहा है उस टाइम भारतीय होना चाहिए। तो मैं दोबारा ये चीज़ मेरा बताने का, यहाँ समझाने का मतलब यही है कि चीज़ वही है जो 10 साल पहले थी, जब संविधान लागू हुआ तब थी, और आज भी वही चीज़ लिखी है उन अनुच्छेदों में। लेकिन जो सवाल की जो लैंग्वेज है वो जो चेंज होके आती है पेपर में, एग्जाम में, उन लैंग्वेज को अपन को पढ़ना है, एक एक शब्द पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस चीज़ का आंसर क्या होगा इस सवाल का कि जन्म से भारतीय होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस टाइम भारतीय होना चाहिए जब वो चुनाव लड़ रहा है। समझ में आई बात? तो भारत का होना चाहिए, लेकिन किस टाइम? जब वो उस टाइम चुनाव लड़ रहा है, उस टाइम वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। चलते हैं आगे। तो इस चीज़ से एक एक पॉइंट पे अपन इस बात को समझते हैं कि एक एक पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, उस शब्द को अपन पकड़ेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 52 ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 52 बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल इजी बात है, आराम से आप समझ रहे हो इसको कि भारत
भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात लिखी हुई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52। सबसे पहले मैंने आपको यही तो बताया था कि अनुच्छेद 52 मतलब पी, पोस्ट, पद। अब पद होगा तब राष्ट्रपति होगा। किसकी बात करें? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की पोस्ट होगी तभी तो राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सॉरी, मतलब भारत में 2 राष्ट्रपति नहीं होंगे, 2, 3, 4 ऐसे राष्ट्रपति की पोस्ट नहीं है। केवल और केवल कितने राष्ट्रपति होंगे? एक राष्ट्रपति होंगे। कितने? एक। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना, भारत का राष्ट्रपति होगा या भारत के राष्ट्रपति होंगे? नहीं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 क्लियर है? यहाँ पे इतनी सी बात लिखी हुई है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति की पोस्ट कितनी है? एक पद है, और उस पर एक ही व्यक्ति एक समय में राष्ट्रपति बन सकता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 53। इतने आप समझ रहे होंगे कि एक एक लाइन में सारे अनुच्छेद कवर हो रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, सारे अनुच्छेदों में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन तो उनमें जो बातें आएंगी उनका अपन विस्तार से अध्ययन करते जाएंगे। अनुच्छेद 53, आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है? आर्टिकल 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ध्यान देना इस पॉइंट पे, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहो भाई, ताकि इस चीज़ को आप बार बार पढ़ो। जिस लाइन से सवाल उठेगा उस लाइन की मैं बात करूंगा, यहाँ पे उस लाइन की बात करेंगे अपन। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इस लाइन का क्या मतलब है? ध्यान देना इस चीज़ पे। अनुच्छेद 52 कवर है। अनुच्छेद 52 में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 52 में अपने पोस्ट पढ़ा था, पद पढ़ा था। तो पद होगा, पोस्ट होगी, तभी एक राष्ट्रपति होगा। और भारत में एक साथ एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। 2, 3, 4 पोस्ट का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 52 बोलता है। आर्टिकल नंबर 52 बोलता है। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात संघ का मतलब तो यहाँ केंद्र हो गया। केंद्र मतलब केंद्र की। अब केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्यों में तो होता नहीं है, क्योंकि देश में एक ही तो होता है, और केंद्र सरकार में होता है, केंद्र में होता है। तो केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में। अब केंद्र का यहाँ मतलब क्या है? केंद्र का यहाँ पे मतलब क्या है, और कार्यपालिका का मतलब समझते हैं अपन। मैंने आपको बताया था पीछे की क्लास में, कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे। कार्यपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ मैंने बताए थे। पीछे क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास समझने के लिए पहले वो क्लास ज़रूर देखना। आपने नहीं देखी है तो उस क्लास से आपको ज़्यादा समझ में आएगी ये चीज़ें। कार्यपालिका, भारतीय लोकतंत्र के मैंने 3 स्तंभ बताए थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब देखना मैंने क्या बताया, विधायिका जो है, विधायिका विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, और उन नियमों को लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। किसका काम है? कार्यपालिका का। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, विधि सही है या नहीं, इसका डिसीजन या इसकी न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा, कोर्ट करेगा। विधायिका में संसद आती है, विधायिका में संसद आती है, न्यायपालिका में कोर्ट आती है, कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, एजी, ये सब किस में आएंगे? कार्यपालिका में आएंगे। किस में आएंगे? कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो सबकी सब किस में होगी? राष्ट्रपति में होगी। किस में होगी? राष्ट्रपति में होगी। इस पॉइंट को क्लियर कर लेना यहीं पे कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। तो न्यायपालिका कोर्ट हो गया, विधायिका जो विधि बनाती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है, कौन बनाता है? संसद।
संसद बनाती है तो संसद यहाँ विधि बनाएगी, इसको लागू करेगा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है और एजी मतलब एंटोनी जनरल, महान्यायवादी। कौन, महान्यायवादी। तो ये सब कार्यपालिका में। तो इस कार्यपालिका की शक्ति किस में है, राष्ट्रपति में। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है, 53 बोलता है, 53 आर्टिकल नंबर 53। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, आप याद रख सकते हो कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्यों में नहीं होता है। अगर राज्यों में राष्ट्रपति होता तो सभी राज्यों का अलग अलग राष्ट्रपति होता, तो एक कैसे होता, फिर तो बहुत ज़्यादा राष्ट्रपति होते। तो संघ में जो राष्ट्रपति होता है वही राष्ट्रपति संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रधान होता है, या संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अब कार्यपालिका में कौन कौन आता है उसकी बात अपन यहाँ कर चुके हैं और ज़्यादा विस्तार से अपने पिछले क्लास में बात की है। आगे चलते हैं इसमें कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। यही ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ अनुच्छेद 53 में ही कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो ये चीज़ इतनी समझ में जरूर आई होगी आपको कि अनुच्छेद 53 आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें, राष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों की बात मैं यहीं करता हूँ। तो ध्यान देना इस चीज़ पे, नोट करते रहना साथ साथ में। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, देखा राष्ट्रपति के पास मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। नंबर एक यहाँ से सवाल बनता है, अच्छा सवाल बनता है इन शक्तियों से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अच्छा सवाल बनता है। कहाँ बनेगा सवाल, ये बात करेंगे अपन। नंबर एक शांतिकालीन शक्ति, और नंबर दो आपातकालीन शक्ति। नंबर एक शांतिकालीन शक्ति और नंबर दो आपातकालीन शक्ति। अब नाम से पता चल रहा है आपातकालीन में तो आपातकाल वाली शक्तियाँ जो अनुच्छेद 352, 56, 60 आपातकाल की बात करेगा। आपातकाल को अपन अलग से पढ़ेंगे वो आगे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति की आपातकाल संबंधित, वो भी बात करेंगे। और नंबर एक जो शांतिकालीन शक्तियाँ हैं उनमें वो सारी शक्तियाँ आएंगी उसकी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक शक्ति कौन सी है, वो सारी शक्तियाँ इस शांतिकालीन शक्तियों में आएंगी। तो पूछता है राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, दो प्रकार की, शांतिकालीन और आपातकालीन। शांतिकालीन और आपातकालीन जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करता है और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से भी करवा सकता है, खुद भी कर सकता है और उसके अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उनसे भी वो प्रयोग करवा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, दो प्रकार की शक्तियाँ, शांतिकालीन, आपातकालीन। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे किस शक्ति का, शांतिकालीन शक्ति का। अच्छा टॉपिक है, बड़ा है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से कवर कर सकते हो आप। नंबर एक शांतिकालीन शक्ति की बात करेंगे। शांतिकालीन शक्तियों के भी पॉइंट हैं, शांतिकालीन शक्ति के भी अलग अलग पॉइंट हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो आपातकालीन पढ़ेंगे बाद में, तो पहले शांतिकालीन। और शांतिकालीन शक्ति में भी नंबर एक पे पॉइंट जो आएगा वो कौन सा आएगा, आपातकालीन शक्ति। कौन सी, सॉरी, कार्यपालिका शक्ति। आपातकालीन शक्ति नंबर दो पे बी और ए पे शांतिकालीन पढ़ रहे हैं, तो शांतिकालीन में नंबर एक पे आएगा कौन सी, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। अब देखना, आपको नाम से पता चलना चाहिए। आगे जैसे आएगा, यहाँ कार्यपालिका शक्ति है, आगे आएगा जैसे विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो कार्यपालिका मतलब कि वो किससे संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या काम करता है, ध्यान देना। एजी से संबंधित क्या काम करता है, प्रधानमंत्री से संबंधित क्या काम करता है, वही उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या काम करता है, वो सारी जो कार्यपालिका के अंतर्गत जो है ना, वही कार्यपालिका शक्ति है। विधायिका से संबंधित मतलब विधायिका संसद, अब संसद से संबंधित वो क्या काम करता है, संसद में उसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, वो सारी बातें
विधायी शक्ति में आएंगे। न्यायिक शक्ति, न्याय का मतलब आपको पता है, अब न्याय करने से संबंधित राष्ट्रपति, न्याय में उसका क्या सहयोग है, वो सारी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएंगी। तो पॉइंट से आप समझना कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में वो क्या क्या करता है, कार्यपालिका शक्ति में वो क्या क्या करता है। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 53 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है, राष्ट्रपति में। तो इसमें अनुच्छेद 74 आगे जो अपना आएगा, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 क्या बोलता है, ध्यान देना इस चीज़, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से आप कवर कर जाओगे। अच्छे अच्छे सवाल दोबारा समझ लेना। राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो प्रकार की सामान्यताएं, नंबर 1 शांतिकालीन, नंबर 2 आपातकालीन। अपन बात करें यहाँ शांतिकालीन की। शांतिकालीन में नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं एक चीज़ को। शांतिकालीन में सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ ली अपनी। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 74 ये बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति जो प्रयोग करता है या प्रयोग करने में सलाह लेने के लिए एक मंत्री परिषद जो होती है उसका गठन कर सकता है या करता है। ध्यान देना, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है। एक मंत्री परिषद का गठन करता है जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ध्यान देना 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री पीएम होता है। ये अनुच्छेद 74 में यही लिखा हुआ है। अनुच्छेद 74 में यही लिखा हुआ है। क्यों, कार्यपालिका शक्ति की बात करें और कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति का क्या योगदान है उस चीज़ की अपन बात कर रहे हैं। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति का क्या योगदान है कि अनुच्छेद 74 ये बोलेगा कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है। उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। अर्थात यहाँ से एक चीज़ वो निकल जाती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रधानमंत्री के सवाल ये पूछा जाता है, इजी सवाल है लेकिन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री मनोनीत होता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। तो क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मनोनीत या निर्वाचित। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और नियुक्तिकर्ता कौन है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इस चीज़ को यहाँ समझ लेना आप कि अनुच्छेद 74 तो ये बोलता है, यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं है। अनुच्छेद 74 में नियुक्ति नहीं है, नियुक्ति तो आगे है, 75 में है, वो चीज़ तो अलग है। लेकिन यहाँ 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। उस मंत्री परिषद का गठन करेगा, उसका जो प्रधान होगा वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब इसी में चीज़ निकल के आती है कि नियुक्ति, जैसे अपन ने पढ़ा कि पीएम की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। तो वैसे ही राष्ट्रपति और किन की नियुक्तियां करता है। पीएम की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति और किन की नियुक्तियां करता है। मैं बात करता हूं उस चीज़ की। तो ये चीज़ आप समझ लेना यहाँ पे कि अनुच्छेद 74 क्या बोलता है। नियुक्ति, नियुक्ति की अगर मैं बात करूं, नियुक्ति की मैं यहाँ पे बात करूं तो नियुक्ति राष्ट्रपति किन किन की करता है। सबसे पहले अपने पास आया क्या, पीएम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो संघ केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना एक चीज़,
यहाँ पे एक मंत्री परिषद थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूँ आपको अगर प्रॉब्लम है तो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इधर बैठे हैं मंत्री। सबसे पहले आपको पता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता पीएम बनता है। अब आप बोलोगे सर लोकसभा की जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। राज्यसभा से भी पीएम बन सकता है, बने भी हैं, उसके आगे बात करेंगे अपन। लोकसभा से सामान्यतः बनता है या मुख्यतः लोकसभा का ही बनता है। तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता पीएम बनता है, राज्यसभा का बन सकता है, और दोनों में से कोई जरूरी नहीं दोनों का, वो बाहर का भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी आवश्यक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता पीएम बना, किसने बनाया? राष्ट्रपति ने बनाया। किसने बनाया? ये समीकरण समझ लेना, ये राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, ये पीएम, ये मंत्री हैं कुछ। तो पीएम बना दिया, एक व्यक्ति को पीएम बना दिया। अब ये पीएम क्या करता है? एक प्रपत्र या एक लिस्ट जारी करता है, उनमें नाम लिखता है कि इस व्यक्ति को ये मंत्री बनाओ, इसको ये पोस्ट दो, इसको ये पोस्ट दो, और ये पत्र देता है किसको? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति ही बनाता है किनको? अन्य मंत्रियों को, या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ध्यान दिलाना इस डायग्राम को आज यही समझ लेना आप बोर्ड पे कि बहुमत दल का नेता पीएम बन चुका है। बहुमत दल का नेता पीएम बन चुका है। पीएम की नियुक्ति की किसने? राष्ट्रपति ने। अब प्रधानमंत्री एक लिस्ट जारी करता है और उस लिस्ट में अलग अलग व्यक्तियों के नाम होते हैं और अलग अलग पोस्ट होती हैं, मतलब विभाग होते हैं। अब वो पत्र देता है या लिस्ट देता है राष्ट्रपति को, बोलता है इन इन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है इस पोस्ट पे, इस पद पे। अब वो उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या बनाता है? मंत्री बनाता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति भी किसने की? राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी किसने की? राष्ट्रपति ने। मंत्री कौन से? संघ के, केंद्र में होता है प्रधानमंत्री, तो केंद्र के मंत्रियों की बात यहाँ पे चल रही है। तो नियुक्ति प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति ने की। अगला संघ के मंत्री, संघ के मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? संघ के मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी नियुक्ति करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कितनी पॉइंट? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, संघ के मंत्रियों की, यहाँ से एक सवाल बनता है हर बार एक सवाल पूछता है। संघ के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट, सुनना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली वाला है, उसके न्यायाधीशों की, मुख्य हो चाहे अन्य हो, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो राज्यों में होते हैं, उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और एजी, एंटोर्नी जनरल, महान्यायवादी कौन करता है? या महाअधिवक्ता। न्यायवादी तो कहाँ होता है? न्यायवादी तो अलग, लेकिन एंटोर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल होता है। एक तो एजी, एक तो एडवोकेट जनरल, और एक एजी कौन होता है? एंटोर्नी जनरल। तो यहाँ एंटोर्नी जनरल की बात की गई, महाअधिवक्ता की बात की गई है। तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सीएजी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अर्थात एससी व एसटी आयोग, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहा है ना, निर्वाचन आयोग, मुख्य और अन्य सभी आ चुके हैं इसमें।
निर्वाचन आयोग में यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सभी आ चुके हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग जी, यहाँ ऊपर से मैं बिठा रहा हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य दोनों हैं ये। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और भाषा आयोग, भाषा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये चीजें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति किन की नियुक्ति नहीं करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संघ के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो अन्य और मुख्य दोनों हैं, उनके राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। CAG की करता है, AG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की करता है। और यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य करता है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य करता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की करता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट, केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ अपन चलें। ऐसे पॉइंट हैं केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ, अगर उन पॉइंटों को अगर अपन देखें तो वहाँ पे आप देखना, केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं, अब सब में राज्यपाल नहीं होते, कई कई जगह एक पोस्ट और होती है, उसका नाम क्या होता है? प्रशासक। क्या होता है? प्रशासक। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल व प्रशासक की नियुक्ति भी कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ध्यान देना, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल व प्रशासक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल व प्रशासक की नियुक्ति भी कौन करता है? यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके, केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के CM की नियुक्ति भी कौन करता है? CM की नियुक्ति भी कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये सवाल पूछा जाता है, तो कहाँ के CM, कहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोबारा सुन लेना ध्यान से, अनुच्छेद 53 पढ़ रहे हैं, उसमें शक्तियाँ हैं। संघ की शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं राष्ट्रपति के पास, शांतिकालीन और आपातकालीन। शांतिकालीन में सबसे पहली शक्ति अपने पड़ी कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति में अपने क्या देखा कि अनुच्छेद 74 जो होता है वो बोलता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है, और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और किन की नियुक्ति करता है? तो उस चीज़ को अगर अपन देखें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करता है, उसके साथ साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब मंत्रियों की करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यहाँ पे राज्यपाल, ये चीज़ें जो है ना, राज्यपाल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। AG और CAG की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये आयोग दिए हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पे SC और ST आयोग, निर्वाचन आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और वित्त आयोग, भाषा आयोग, मानवाधिकार आयोग, इनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे निकल के आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, और जहाँ राज्यपाल नहीं होते वहाँ प्रशासक होते हैं, जहाँ राज्यपाल नहीं होते वहाँ प्रशासक होते हैं। पोस्ट वही है लेकिन नाम उसका क्या दिया? प्रशासक। क्या नाम दिया है? प्रशासक। तो उन प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। और यहाँ से 100% प्रश्न एक बनता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। आगे चलता हूँ। आपने एक चीज़ और सुनी थी, इसी से लगभग एक चीज़ सेम मैं और बताता हूँ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती हैं कुछ पोस्ट। ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है? सबसे पहले तो इसी से मिली जुली एक पॉइंट है, उसको अपन अगर समझें तो ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं, इस नाम को समझते हैं कि ये प्रसाद पर्यंत जो नाम है ये क्या होता है। ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का अर्थ ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, या राष्ट्रपति की इच्छा तक, राष्ट्रपति को जब तक विश्वास हो, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक की ये बात कहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। राज्यों में आता है तो ये राज्यपाल पे डिपेंड करता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो यहाँ राष्ट्रपति की बात चल रही है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या क्या प्रसाद पर्यंत? तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, अर्थात उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पे रह सकते हैं। तो वो कौन कौन सी पोस्ट हैं? तो उनको आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा संभावना है। तो ऐसी पोस्ट हैं जो राष्ट्रपति चाहे तब तक उस पोस्ट पे कोई व्यक्ति रह सकता है। तो वो कौन से हैं? एक तो जो केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री, एक तो केंद्र के मंत्री हैं। और कौन है? एक आपने सुना है एजी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहे कोई व्यक्ति एजी रह सकता है। एक राज्यपाल, एक कौन है? राज्यपाल भी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक किसी राज्य का राज्यपाल कोई व्यक्ति बना रह सकता है। तो इन 3 पोस्टों पे आप जरूर ध्यान देना कि ये ऐसे पद हैं, इन पे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पोस्ट पे रह सकता है कोई व्यक्ति। कौन कौन सी है? संघ के मंत्री, मतलब केंद्र में अगर कोई मंत्री है तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति से इस्तीफा दिलवा सकता है या इस्तीफा मांग सकता है। एंटोर्नी जनरल, राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल है तो वो भी राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बना रहता है। तो ये चीज़ भी, नियुक्ति के साथ साथ ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अब कार्यपालिका में एक पॉइंट और रहता है, अनुच्छेद 78, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 78 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि राष्ट्रपति केंद्र के किसी भी मामले में, ध्यान से देना, राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र मतलब संघ के किसी भी मामले में सूचना प्राप्त कर सकता है। वैसे तो ये देखा जाए तो 78 जो है ये पीएम का कर्तव्य है, लेकिन अगर इसको अपन राष्ट्रपति से जोड़ के देखें तो ये सूचना प्राप्त करता कौन है? सूचना देना पीएम का काम है। ये पीएम का कर्तव्य है कि अनुच्छेद 72 के तहत वो राष्ट्रपति को सूचना दे जो राष्ट्रपति मांग रहा है। ये सूचना मांगता कौन है? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 78 को यहाँ जोड़ के थोड़ा सा याद जरूर रखना कार्यपालिका के अंदर, क्या कि राष्ट्रपति संघ के किसी भी मामले में सूचना प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति संघ के किसी भी मामले में सूचना प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन ये कर्तव्य किसका है कि सूचना दी जाए या देनी चाहिए या देगा कौन? ये किसका कर्तव्य है? तो यहाँ एक चीज, ये लाइन जरूर याद रखना कि यह पीएम का
कर्तव्य है। ये किसका कर्तव्य है? पीएम का। देखना एक यहाँ से अच्छा सवाल बनता है और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एक बार एक प्रश्न आया था यहाँ से कि अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संघ के मामले में मांगी गई सूचना पीएम देता है, ये पीएम का क्या है? पीएम का क्या है? तो ये पीएम का क्या है? कर्तव्य है। ये पीएम का कर्तव्य है कि वो जो राष्ट्रपति सूचना मांग रहा है वो सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए। किसका कर्तव्य है? पीएम का। तो इस चीज़ पे मैंने क्या बताया, एक एक शब्द पे आप ध्यान देना, यहाँ से सवाल बनते हैं। पॉलिटिकल की जो भाषा होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होती है, अगर ये आप समझ गए ना तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है उसको आप समझ पा रहे होंगे। तो एक एक लाइन को आप ध्यान से देखना और जैसे ही कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो उसको आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ने की कोशिश करना। उसमें जो शब्द दिए गए उनको ध्यान से आप पढ़ना, उन पर गौर लगाना, फिर आराम से आप उसका जवाब करना, आपका सही होगा। जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये पीएम का कर्तव्य है। मोस्टली ये जो इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो इतना कोई महत्व नहीं है इस शब्द का, लेकिन है। ऐसे ही सवाल पूछते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 78 ये याद रखना। 74 कार्यपालिका में याद रखना कि मंत्रिपरिषद का गठन करेगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। 78 राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और ये सूचना देता कौन है? पीएम देता है। ये पीएम का क्या है? कर्तव्य है। तो उम्मीद करता हूँ कार्यपालिका जो शक्ति अपने पढ़ी है, इसकी नंबर 1 शक्ति, शांतिकालीन की जो नंबर 1 शक्ति है वो अपने पढ़ी है, वो आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही अपन एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे हर चीज़ को कवर करते चलते हैं। इनमें कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, आप समझ सकते हो आराम से और धीरे धीरे कवर कर सकते हो। नंबर 2 पे जो कल अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अपन जो होगी वो होगी विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति आएगी? विधायी शक्ति। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। तो विधायी शक्ति का नाम आते, विधायिका या विधायिक शक्ति का नाम आते ही आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए क्या, कि अपन तो यहाँ बात करने वाले हैं किसकी? संसद की। किसकी? संसद की। नंबर 2 पे कौन सी शक्ति अपन पढ़ेंगे? विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब विधायी का मतलब है संसद, विधायी या विधायिका का मतलब क्या है? संसद। संसद में राष्ट्रपति का क्या रोल है? आपने देखा होगा संसद किसे बोलते हैं, कोई आपको पूछता है, आगे जब संसद आएगी तो विस्तार से चर्चा करेंगे इस पॉइंट पे भी। संसद किसे बोलते हैं? संसद क्या होती है? संसद किससे कहते हैं? ये नाम आता ही लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को ही क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में ही तो है संसद। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इसका मतलब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है, राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। इसका मतलब राष्ट्रपति संसद का इसमें रोल रहेगा। अब आपको पता है संसद का काम है कानून बनाना, और कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ क्या पॉइंट निकल के आया कि विधायी शक्ति में राष्ट्रपति का क्या रोल है, उसकी चर्चा करेंगे अपन। इसमें एक पॉइंट आएगा, आपने देखा होगा कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, अंग तो 3 हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन सदन कितने होते हैं? 2। कितने? 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब किस कंडीशन में बुला सकता है वो भी चर्चा करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है वो भी चर्चा करेंगे, और बिल्कुल बारीकी से करेंगे, और वो चीज़ आपको बिल्कुल यहीं क्लियर हो जाएगी। संसद से संबंधित और क्या है? संसद का नियम है, संसद का जो काम है वो है कानून बनाना। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अर्ध न्यायिक प्रणाली, वो भी कहीं ना कहीं संसद से संबंधित है, विधायी शक्ति से संबंधित है। आपको पता है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्ति मनोनीत करता है, लोकसभा भी तो संसद में है, तो वो भी संसद से विधायी शक्ति है। तो ये सवाल यहाँ से ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में, प्रश्न कैसे आते हैं कि राष्ट्रपति
राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। बताओ ये राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ आज, वो प्रश्न क्या रहेगा मैं देखता हूँ कि आप उस तक पहुँच पाते हो। मैंने ये प्रश्न बताया भी है क्लास में, पहुँच पाते हो नहीं। अपने यहाँ पे बात हुई थी कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन सी बैठक बुला सकता है? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना अपन ने किस देश से सीखा है या अपने संविधान में किस देश से शामिल किया है, आज आपके लिए ये प्रश्न रहेगा। इसका जवाब आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसका सही जवाब आता है। आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट लगे है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, ताकि नेक्स्ट क्लास में उस पर अपन चर्चा ज़रूर कर सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नई टॉपिक से, मतलब नई पॉइंट से, विधायी शक्ति से अगली क्लास में। धन्यवाद।